वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट जहां पॉलिटिक्स सिर्फ कुर्सी का खेल नहीं बल्कि आइडियोलॉजी, पहचान और ज़मीन से जुड़े स्ट्रगल की एक लंबी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे लाल किले से जिसे 3 डिकेड्स तक कोई हिला नहीं सका। ये कहानी है एक अकेले महिला के पैशन की जिसने उस ना जीते जा सकने वाले किले को गिरा दिया। और यह कहानी है एक नए सैफरॉन वेव की जो अब बंगाल के पॉलिटिक्स समंदर में एक नया तूफान खड़ा कर रही है। यह बंगाल की उस पॉलिटिक्स चेस की कहानी है जहां एक तरफ 34 साल की मजबूत एम्पायर थी तो दूसरी तरफ एक अकेली महिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज वही महिला एक नई और शायद कहीं ज़्यादा बड़ी चैलेंज का सामना कर रही है। चलिए बंगाल की पावर के इस पूरे स्ट्रगल को शुरू से समझते हैं। साल था 1977। देश इमरजेंसी के अंधेरे से अभी अभी बाहर निकला था और कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसी पॉलिटिकल उथल पुथल के बीच वेस्ट बंगाल में एक नए सूरज का उदय हुआ जिसका रंग था लाल। सीपीआई की लीडरशिप में लेफ्ट फ्रंट ने कांग्रेस को हराकर पावर हासिल की और चीफ मिनिस्टर बने ज्योति बसु। लेकिन यह सिर्फ एक इलेक्शन की जीत नहीं थी, यह पूरे सिस्टम के बदलने का अनाउंसमेंट था। लेफ्ट ने गरीबों और मजदूरों के राइट्स की बात की। उन्होंने एक ऐसा बंगाल बनाने का प्रॉमिस किया जो जमींदारों का नहीं, किसानों का होगा। और शुरू में उन्होंने यह करके भी दिखाया। ज्योति बसु जो 23 साल से ज्यादा वक्त तक चीफ मिनिस्टर रहे, अपने साथ एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आए। उनकी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और शायद सबसे हिस्टोरिकल काम था ऑपरेशन बरगा। 1978 में लागू हुए इस लैंड रिफॉर्म लॉ ने बंगाल के रूरल इलाके की तस्वीर ही बदल दी। इसके अंडर लगभग 15 लाख शेयर क्रॉपर्स को, यानी वो किसान जो दूसरे की जमीन पर खेती करते थे, उन्हें लीगली जमीन पर राइट्स मिल गया। रातों रात जो किसान पीढ़ियों से जमीन के एक टुकड़े के लिए मोहताज थे, वो अपनी जमीन के मालिक बन गए। इससे ना सिर्फ रूरल इकोनॉमी में जान फूकी बल्कि लेफ्ट के लिए एक ऐसा रॉयल वोट बैंक तैयार कर दिया जिसे डिकेड्स तक कोई तोड़ नहीं पाया। इसके साथ ही लेफ्ट ने पंचायती राज को मजबूत करके सत्ता को गांव-गांव तक पहुंचा दिया। पार्टी का काड्र हर घर तक पहुंच गया। बाहर से बंगाल का यह लाल किला पूरी तरह अभेद दिखता था, एक मजबूत संगठन और गांवों में गहरी पकड़। ऐसा लगता था इसे भेदना नामुमकिन है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। एक तरफ जहां गांव में लेफ्ट की पकड़ मजबूत हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अर्बन बंगाल का इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर टूट रहा था। कभी देश का इंडस्ट्रियल हब माना जाने वाला बंगाल अब पिछड़ने लगा था। इसकी एक बड़ी वजह थी बांध और स्ट्राइक की कल्चर। फैक्ट्री पर ताले और सड़कों पर प्रोटेस्ट मार्च आम बात हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्ट रूल के दौरान हर साल स्ट्राइक की वजह से 75 लाख से ज्यादा मैंडेज का नुकसान होता था। नतीजा, इन्वेस्टर्स बंगाल से भागने लगे। इंडस्ट्री और बिजनेस कलकत्ता छोड़कर दिल्ली, गुजरात और दूसरे स्टेट का रुख करने लगे। देश की जीडीपी में बंगाल का शेयर 10% से घटकर 6% पर आ गया। इसका सीधा असर एम्प्लॉयमेंट पर पड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी और शहरों का डेवलपमेंट रुक सा गया। लेफ्ट गवर्नमेंट पर अब एंटी डेवलपमेंट होने के आरोप लगने लगे थे। साल 2000 में ज्योति बसु ने हेल्थ रीजन से पोस्ट छोड़ा और उनकी जगह ली बुद्धदेव भट्टाचार्य ने। बुद्धदेव एक नए सोच लेकर आए। उन्होंने फील किया कि बंगाल को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे अपनी एंटी इंडस्ट्री इमेज को तोड़ना होगा। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया, इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए पॉलिटिक्स बनाई। वो लेफ्ट के ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर फोकस मॉडल से हटकर एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल बंगाल का सपना देख रहे थे। लेकिन यही सपना आगे चलकर लेफ्ट के 34 साल पुराने किले के गिरने का रीजन बन गया। और अब कहानी में एंट्री होती है ममता बनर्जी की। सफेद कॉटन साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और फाइटर एटीट्यूड। उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर कांग्रेस से शुरू किया, पर जल्द ही समझ गई कि कांग्रेस में रहकर लेफ्ट को हराना पॉसिबल नहीं है। 1997 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तृणमूल कांग्रेस, यानी ग्रास रूट वाली कांग्रेस। नाम से ही साफ था वो ग्रास रूट्स की लड़ाई लड़ना चाहती थी। शुरुआती कई साल स्ट्रगल में बीते। उन्होंने इलेक्शंस लड़े, अलायंस किए, लेकिन पावर दूर थी। वो सड़कों पर उतरी, पुलिस की लाठियां खाई, पर हार नहीं मानी। उन्हें बस एक मौके की तलाश थी और वो मौका उन्हें खुद लेफ्ट गवर्नमेंट ने दे दिया। चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य टाटा मोटर्स को उनकी ड्रीम कार नैनो का प्लांट लगाने के लिए सिंगूर में जमीन दे रहे थे। यह एक बड़ा प्रोजेक्ट था, हजारों जॉब की उम्मीद थी, लेकिन प्रॉब्लम थी जमीन की। प्लांट के लिए किसान से जबरदस्ती जमीन ली जा रही थी। बस यही ममता ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला।
वो किसान के राइट्स में खड़ी हो गई। उन्होंने कोलकाता में 26 दिन तक हंगर स्ट्राइक की। सिंगूर देश भर में एक बड़ा इशू बन गया। ममता की इमेज एक ऐसी लीडर की बन गई जो कॉर्पोरेट के खिलाफ और गरीब किसान के साथ खड़ी है। लेफ्ट गवर्नमेंट, जो हमेशा खुद को किसान का मसीहा बताती थी, पहली बार अपनी ही पिच पर बुरी तरह घिर गई थी। अगर सिंगूर ने लेफ्ट के किले में पहला क्रैक डाला था तो नंदीग्राम ने उस पर आखिरी कील ठोक दी। सरकार ने नंदीग्राम के केमिकल हब के लिए 14,000 एकड़ जमीन देने का प्रपोजल रखा। यहां भी जमीन को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हुआ। मार्च 2007 में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच झड़प हुई और पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 14 लोग मारे गए। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को झकझोर दिया। इंटेलेक्चुअल से लेकर आर्टिस्ट तक सब ने गवर्नमेंट की आलोचना की। नंदीग्राम ने लेफ्ट की इमेज पर एंटी फार्मर और ओवरसीव होने का ठप्पा लगा दिया। ममता बनर्जी ने इस इशू को हाथों हाथ लिया और वो नंदीग्राम के लोगों की आवाज बन गई। सिंगूर और नंदीग्राम ने ममता को वो प्लेटफॉर्म दे दिया जिसकी उन्हें सालों से तलाश थी। वो अब सिर्फ अपोजिशन की लीडर नहीं बल्कि परिवर्तन का फेस बन चुकी थी। 2011 का असेंबली इलेक्शन आया। ममता ने एक स्लोगन दिया, माँ माटी मानुस। यह नारा बंगाल में हर दिल में उतर गया। सिंगूर नंदीग्राम के जख्म ताजे थे। शहरी लोग लेफ्ट की पुलिस से परेशान थे और अल्पसंख्यक समुदाय ममता में एक नया नेता देख रहा था। जब रिजल्ट्स आए तो वो हिस्टोरिकल थे। 34 साल से खड़ा लेफ्ट का किला ढह गया। टीएमसी ने 184 सीटें जीती जबकि लेफ्ट सिर्फ 62 पर सिमट गई। यह एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया था जो कुछ साल पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। बंगाल में परिवर्तन यानी परिवर्तन की नई सुबह हुई। पावर में आने के बाद ममता ने अपनी पकड़ और मजबूत की। 2016 और 2021 में लगातार इलेक्शन जीतकर उन्होंने प्रूफ कर दिया कि 2011 की जीत कोई तुक्का नहीं थी। वो बंगाल की सबसे बड़ी नेता बन चुकी थी। लेकिन अब उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी थी जो शायद लेफ्ट से भी ज्यादा बड़ी थी। पावर में आने के बाद ममता बनर्जी ने एक वेलफेयर मॉडल पेश किया। उन्होंने समझ लिया था कि बंगाल में राज करना है तो पब्लिक को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाना होगा। उन्होंने एक के बाद एक ऐसा स्कीम शुरू किया जिससे एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी क्लास तैयार हो गया। कन्याश्री स्कीम, जिसमें लड़कियों की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। इसे तो यूनेस्को से भी अवार्ड मिला। स्वास्थ्य साथी स्कीम ने करोड़ों फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस दिया। लेकिन ममता का मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ लक्ष्मी भंडार स्कीम। इस स्कीम के अंडर राज्य की लगभग 2.2 करोड़ महिलाओं को हर महीने 1,000 से 1,200 रुपए सीधे उनके अकाउंट में दिए जाते हैं। इस एक स्कीम ने ममता के लिए महिलाओं को एक ऐसा वोट बैंक बना दिया जिसे तोड़ना किसी भी अपोनेंट के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। अपोजिशन, खासकर बीजेपी, ममता गवर्नमेंट पर कई सीरियस एलिगेशंस लगाती है। सबसे बड़ा एलिगेशंस है मुस्लिम अपीसमेंट का। अपोजिशन का कहना है कि ममता गवर्नमेंट ने वोट बैंक के लिए इमाम को अलाउंस देने और कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने जैसे डिसीजन लिए हैं। बीजेपी यह भी आरोप लगाती है कि गवर्नमेंट बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को इग्नोर करती है, जिससे स्टेट का डेमोग्राफिक बैलेंस बिगड़ रहा है। इसके अलावा पॉलिटिकल वायलेंस और खराब लॉ एंड ऑर्डर भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसे अपोजिशन लगातार उठाते रहा है। साथ ही कट मनी कल्चर और रिक्रूटमेंट में जैसे घोटाले, करप्शन के एलिगेशंस ने भी गवर्नमेंट की इमेज को नुकसान पहुंचाया। अब 15 साल पावर में रहने के बाद एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी वेव तो होती ही है और इसी मौके को भुनाने के लिए बंगाल की पॉलिटिक्स में एक नए पावर का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी। कुछ साल पहले तक जो बीजेपी बंगाल में कहीं नहीं थी, वो आज टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। इसका पहला साइन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में मिला, जब बीजेपी ने स्टेट की 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया। यह टीएमसी के लिए खतरे की घंटी थी। बीजेपी ने 2021 के असेंबली इलेक्शन में मिशन बंगाल का नारा दिया। हालांकि वो गवर्नमेंट तो नहीं बना पाई, लेकिन 77 सीट जीतकर मेन अपोजिशन पार्टी जरूर बन गई। बीजेपी की स्ट्रैटेजी साफ है। एक तरफ वो ममता गवर्नमेंट को करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर और अपीसमेंट पर घेरती है। बीजेपी इसे परिवर्तन 2.0 का नाम दे रही है, यानी लेफ्ट के बाद अब टीएमसी से भी परिवर्तन। बीजेपी ने टीएमसी के कई बड़े लीडर को अपने पाले में कर लिया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है शुभेंदु अधिकारी का। शुभेंदु, जो कभी ममता के करीबी थे और नंदीग्राम आंदोलन का फेस थे, आज बीजेपी में लीडर ऑफ अपोजिशन है। 2021 के इलेक्शन में उन्होंने नंदीग्राम सीट पर खुद ममता बनर्जी को हराया था, जो एक बहुत बड़ी सिंबॉलिक हार थी।
और अब हम 2026 के मुहाने पर खड़े हैं। बंगाल एक और बड़े इलेक्शन के लिए तैयार है। ममता बनर्जी अपने 15 साल के काम और लक्ष्मीर भंडार जैसी स्कीम के दम पर मैदान में है, जो उनका सबसे बड़ा ट्रम्प एक्का है। वहीं बीजेपी 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के आरोप और हिंदुत्व के इशू को लेकर परिवर्तन 2.0 का नारा बुलंद कर रही है। यह लड़ाई सिर्फ दो पार्टी का नहीं है, यह दो अलग अलग पॉलिटिकल मॉडल्स की टक्कर का है। एक तरफ ममता का वेलफेयर और बंगाल आइडेंटिटी का मॉडल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व और नेशनल डेवलपमेंट का मॉडल है। सवाल यह है कि क्या बंगाल की पब्लिक दीदी पर भरोसा बनाए रखेगी या 15 साल बाद एक नए बदलाव के लिए वोट देगी। बंगाल की पॉलिटिक्स का सफर वाकई इंटरेस्टिंग रहा है। 34 साल के लाल किले का गिरना, एक अकेली महिला का स्ट्रगल करके टॉप पर पहुंचना और फिर एक नए सैफ्रॉन चैलेंज का उभरना। लेफ्ट ने लैंड रिफॉर्म से अपनी जमीन बनाई, ममता ने आंदोलन और वेलफेयर स्कीम से अपना किला खड़ा किया, और अब बीजेपी करप्शन, हिंदुत्व और एंटी इनकम्बेंसी के दम पर इस किले को भेदना चाहती है। आने वाले इलेक्शन ये डिसाइड करेंगे कि बंगाल का फ्यूचर फिर से बदलेगा या करंट मॉडल ही जारी रहेगा। पब्लिक किसे चुनेगी, आइडियोलॉजी को, डेवलपमेंट को या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को? क्या ममता बनर्जी अपना किला बचा पाएंगी या बंगाल एक और परिवर्तन के लिए तैयार है? यह सवाल आने वाले वक्त में और भी बड़ा होने वाला है। इस पूरे पॉलिटिकल लड़ाई पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है 2026 में बंगाल का ताज किसके सिर सजेगा? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको इंडियन पॉलिटिक्स की ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियां पसंद है तो हमारे चैनल प्राइम माइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।